बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ऐसे अनुरोध की जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल AIMPLB पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजा है। इसमें मुस्लिम बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि देश की निचली अदालतों को मस्जिदों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करने का निर्देश दे। पत्र ऐसे समय लिखा गया है जब ट्रायल कोर्ट के आदेश पर संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इस्लामी भीड़ द्वारा हिंसा की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पत्र में साल 1991 के उपासना स्थल 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के उपासना स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। इसमें वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, धार के भोजशाला मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जैसी याचिकाओं पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया गया है। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और फिर ये कहते हैं देश संविधान से चलेगा। इस इस्लामी संस्था ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि डॉक्टर SQR इलियास AIMPLB के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में तत्काल स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने और निचली अदालतों को किसी भी अन्य विवाद के लिए दरवाजे खोलने से परहेज करने का निर्देश देने की अपील की है। पत्र में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि संसद द्वारा पारित इस कानून उपासना स्थल या धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 को सख्ती से लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसा ना करने पर पूरे देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी दे रहे हैं, एक तरीके से केंद्र को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जिम्मेदार होंगे, आगे जो कुछ होगा। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे सकते हो क्या? सरकार को आप धमकी दे सकते हो क्या? केंद्र को? तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सरकार शायद समझ रही है। अब एक तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर निचली अदालतों द्वारा मस्जिदों के सर्वे को मंजूरी दी जाती है तो संभल में हुई हिंसा की तरह दूसरी जगह भी हिंसा भड़क सकती है। हालांकि आपको हम बता दें कि मुस्लिम भीड़ ने तब भी दंगे किए हैं जब आप सोचिए, खुद हाईकोर्ट ने इस्लामी मजहबी किताबों से संबंधित याचिकाओं पर विचार किया। उदाहरण के तौर पर साल 1985 की कलकत्ता कुरान याचिका इसका ज्वलंत उदाहरण है। अधिवक्ता चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह ने 29 मार्च 1985 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया था। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट से सरकार को इस्लाम की मजहबी किताब यानी कुरान की हर प्रति को जब्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि कुरान की आयतों में काफिर यानी गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि कुरान की प्रत्येक जो प्रति है, प्रति दंड प्रक्रिया जो संहिता CRPC की धारा 95 कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने की शक्ति और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के तहत जब्त करने योग्य है। याचिका में तर्क दिया गया कि मुस्लिम अब तक कानून का दुरुपयोग करके इस्लाम की आलोचना करने वाली किताबों पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं। बता दें कि यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने भी कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। खैर, चांदमल चोपड़ा और शीतल सिंह द्वारा दायर याचिका सुनवाई के लिए शुरू में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति खस्तगीर जे के समक्ष आया था। हालांकि आज की तरह उम्मीद से उलट उस विद्वान न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज करने के बजाय उस पर विचार किया। उन्होंने प्रतिवादी पक्षों को नोटिस भी जारी किया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयानक है। इस याचिका के विरोध में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, जमाते इस्लामी और कलकत्ता केरल मुस्लिम एसोसिएशन ने हथियार उठा लिए। आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक कुरान रक्षा समिति की स्थापना, जब कुरान में कुछ चीज़ों को लेकर उसको चेक करने के लिए, प्रतियों को जब्त करने के लिए कलकत्ता में याचिका लगाई गई थी, तो पश्चिम बंगाल की, और देखिए उसके विरोध में भयानक कैसे वहां पर हो गया था, विरोध में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, जमाते इस्लामी और कलकत्ता के केरल मुस्लिम एसोसिएशन ने हथियार उठा लिए थे। आप एक
यहीं पे कैमरा को रोकते हैं, आप फिर से मैं आपको बताता हूं। समिति की स्थापना हुई थी किसकी? कुरान रक्षा समिति की स्थापना की गई थी। सीपीआईएम के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने दावा किया कि यह याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी वामपंथियों का साथ दिया और याचिका का विरोध किया। बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते जस्टिस खस्तगीर ने इसे अपनी सूची से हटाकर जस्टिस सतीश चंद्रा की अदालत में भेज दिया। राज्य के महाधिवक्ता एसके आचार्य की सलाह पर मामला जस्टिस विमल चंद्र बसाक की पीठ को सौंप दिया गया और उन्होंने 17 मई 1985 को इस याचिका को खारिज कर दिया। इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपनी किताब द कलकत्ता कुरान पिटीशन की पृष्ठ संख्या 26 और 27 में लिखा है कि याचिका के बारे में जानने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से लेकर बांग्लादेश तक के मुसलमानों ने दंगे किए। बांग्लादेश में दंगों में कई लोग कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से जुड़े थे। इन चरमपंथियों ने सरकारी संपत्ति को आग लगा दिया और मिसाइलें भी फेंकी गई हैं। आप सोचिए, चैपल नवाबगंज शहर में झड़प के दौरान पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके एक दिन बाद जमाते इस्लामी की 20,000 की भीड़ ने राजधानी ढाका में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि भारतीय उच्चायोग के कार्यालय पर घात लगाकर हमला करने की भी कोशिश की गई। भारत के राज्य झारखंड की राजधानी रांची में मुसलमानों ने काले झंडे और बैनर लेकर विरोध मार्च निकाला। इस दौरान आपको बता दें कि दंगाई भीड़ ने सरकार विरोधी नारे लगाए और दुकानों पर पत्थर फेंके और छोटे व्यापारियों के कारोबार को जबरन बंद करवाया। डरे हुए कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन के अगले दिन भी अपना कारोबार बंद ही रखा था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मुसलमानों की भीड़ ने सीपीआई मुख्यालय में तोड़फोड़ की। एक पुल को आग लगाने का प्रयास किया गया। स्कूल, कॉलेजों, सिनेमा घरों और दुकानों को जबरन बंद करवा दिया गया। आखिरकार पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जेएम शाह ने तो याचिका पर सुनवाई करने वाले जज के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर डाली थी। सीताराम गोयल ने अपनी किताब में लिखा है, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो इस्लामी मुद्दों की हिमायती रही है, को मुस्लिम भीड़ ने हिंदू सांप्रदायिकों के साथ जोड़ दिया है। भीड़ तो भीड़ ही होती है और जो कुछ भी वह करती है उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर ही होती है जो उन्हें अक्सर संगठित करते हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB भी अपनी चिट्ठी में इसी तरीके का संकेत इसी तरह का संकेत देने की कोशिश कर रही है कि यदि अदालतें हिंदू मंदिरों के ऊपर बनी मस्जिदों के वास्तविक चरित्र के बारे में सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखती हैं तो मुस्लिम भीड़ फिर से दंगे कर सकती है। संभल में इसकी बानगी पूरे देश ने नहीं, दुनिया भर ने देखी है और ये धमकियां अब नहीं चलने वाली। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और सर्वे अगर कराया जाएगा तो कोर्ट के आदेश पर कराया जाएगा, उसके बाद रोना नहीं चाहिए। चलिए, ये भी खबर हमने आपको बताई और इस पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB की बात पर गौर करेगा हाई कोर्ट? यस और नो? सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं तो हाँ नहीं बोला है 93% लोगों ने, जो बिल्कुल सही है।